हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बाय देव सर पर। तो दोस्तों हमारे चैनल पर वीडियो एग्जाम की कंप्लीट तैयारी यहाँ पर चल रही है। देख सकते हैं कि आपकी जीके का प्रैक्टिस सेट, हिंदी का प्रैक्टिस सेट, हिंदी के टॉपिक वाइज, जीके का टॉपिक वाइज, साथ में यहाँ पर कंप्यूटर की क्लास, यूपी जीके आदि सभी क्लासें दी जा रही हैं। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से जितनी भी क्लासें आपकी छूट गई हैं उनको आप लोग आसानी से क्रमबद्ध तरीके से देख सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? संघ सूची के तहत इनमें से कौन सा विषय नहीं है? यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे परमाणु ऊर्जा है ये संघ सूची में आता है, विदेशी मामला ये संघ सूची में आता है, युद्ध और शांति भी आपका आता है संघ में। लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य जो आपका है दोस्तों ये राज्य सूची का विषय है। किसका है? ये राज्य सूची का विषय है। वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? यहाँ पर जो आंसर आपका है दोस्तों टू का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर है। ये राज्य सूची में आपका है और ये पेट एग्जाम 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किसमें आपका आता है, तो राज्य सूची में आता है, ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान में क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों राज्य सूची, संघ सूची, केंद्र सूची से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। तो दोस्तों ये भी आपका 2021 पेट एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर राज्य सूची में नहीं शामिल किया गया है तो दोस्तों पुलिस राज्य सूची में है, कानून और व्यवस्था राज्य सूची में है, जेल भी आपके राज्य सूची में है, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता जो आपकी आईपीसी है ये इसमें से आपका नहीं है, तो ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सरकारिया आयोग की संस्तुति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सरकारिया आयोग दोस्तों आपका है केंद्र की सदस्यता, मतलब ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, केंद्र की सदस्यता से संबंधित है। आगे बढ़िए, कह रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये भारतीय संविधान से होता है। किससे होता है? तो भारतीय संविधान से, अर्थात जो केंद्र और राज्य हैं, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए नंबर बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि केंद्र एवं राज्य के बीच संवैधानिक शक्तियों को बंटवारा दिया हुआ है। तो जो आपका केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक शक्तियां हैं इनका बंटवारा जो दिया गया है कौन सी अनुसूची में है? तो आप कहेंगे सर 7वीं अनुसूची में है। इसको ऑप्शन से हो जाएगा 7वीं अनुसूची में है और 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो ऑप्शन सी बनेगा। अगला है भारत के संविधान में इनमें से कौन सा संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो बताइएगा संघ सूची में कौन सम्मिलित नहीं है 7 नंबर में? तो दोस्तों संघ सूची में रक्षा भी है, डाक भी है, बैंक भी है, लेकिन कृषि नहीं है, ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। अगला है भारत के संविधान में इनमें से कौन संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? संघ सूची में दोस्तों देखो यहाँ पर विदेशी व्यापार है, विदेशी मामले हैं, परिवहन है, लेकिन आपका स्थानीय शासन इनमें से शामिल नहीं है। ये राज्य सूची का विषय, स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय, ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात अथवा राष्ट्रीय शासन के समय संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका कह रहा है कि जब कभी राष्ट्रीय आपातकाल लगाए या राष्ट्रीय शासन हो तो संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो आर्टिकल नंबर 250 के तहत आपका होता है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो विषय संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है इन विषयों पर कौन कानून बनाता है? मतलब ना संघ सूची हो, ना राज्य सूची, ना ही आपके समवर्ती। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार क्या करती है, उस पर नियम बनाती है, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है वो कौन करता है? बताइएगा। कह रहा है उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करेगा वो इनमें से कौन करेगा? ऑप्शन इनमें से क्या बन जाएगा? तो देखिए आपका 1 का ऑप्शन देना है। 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? कह रहा है डी नंबर राज्यपाल। दोस्तों यहाँ पर नियुक्ति की बात कर रहा है, जब यहाँ पर हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की बात करता है वो भी मुख्य न्यायाधीश है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करता है। दोस्तों याद रखिए भारत का राष्ट्रपति करता है, लेकिन जो आपके न्यायाधीश होते हैं इनको शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो शपथ ग्रहण कराता है भारत का जो, मतलब उस राज्य का जो राज्यपाल होता है वो शपथ ग्रहण कराता है, लेकिन नियुक्ति जो करता है भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश इनमें से कौन है? अब आप समझ सकते हैं कि क्लास में इसमें से काफी लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत लोग यहाँ पर कमजोर हैं, है ना, फिर भी यहाँ पर पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। काफ़ी लोगों से गलतियां होती हैं लेकिन फिर भी नहीं चाहते हैं कि पढ़ाई करिए, नहीं कि हाँ फ्री टाइम में बढ़िया पढ़ाई करिए। इतना अच्छा आपको कोर्स चलाया गया है, इतनी अच्छी क्लासें आपको दी जा रही हैं कि लगातार पढ़ते रहिए। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश पूछा गया है, 2 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो 2 का ऑप्शन यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा फातिमा बीबी। क्या हो जाएगा? फातिमा बीबी ही। दोस्तों याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय है, मतलब आपके सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। दोस्तों याद रखिएगा
ये जो लीला सेठ आपके हाई कोर्ट से संबंधित हैं। लीला सेठ जो आपकी हैं ये हाई कोर्ट से संबंधित है। हाई कोर्ट जो कि आपकी हिमाचल प्रदेश की आपकी थी, हिमाचल प्रदेश में आपकी थी हाई कोर्ट में। फातिमा बीबी आपके सुप्रीम कोर्ट की हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। दोनों को एक साथ नोट करिए, नहीं तो दिक्कतें हो जाएंगी। अगला दिया गया है उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। उच्चतम न्यायाधीश में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 9। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट। सॉरी 9 नहीं 5 होगा। कम से कम यहाँ पर कितने होना चाहिए, तो आपके 5 होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा 5 हो, इसका आंसर राइट हो जाएगा। जब भी कोई सुनवाई होती है, जब भी कोई दिक्कतें होती हैं, तो एक बेंच होती है, बेंच लगाई जाती है। उस बेंच में कम से कम 5 लोगों को होना अनिवार्य है। इनके डिस्कशन के बाद निर्णय आपका लिया जाता है। आगे बढ़िएगा। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि विश्व का विशालतम न्यायीकरण प्राधिकरण में से कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा न्यायाधीश आपके कहाँ पर हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है बी नंबर हो जाएगा। भारत का जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा न्यायाधीश इसी में आपके हैं दोस्तों, याद रखिएगा। लगभग 160 आपकी है, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं 9 सृजित उच्च न्यायालय इनमें से कौन से हैं। तो 9 सृजित उच्च न्यायालय पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका मेघालय है, मणिपुर है और आपका त्रिपुरा है दोस्तों, है ना। ये 2013 में इनका गठन किया गया था। और एक अभी हाल ही में किया गया था, कौन सा आपका, आंध्र प्रदेश का जो अमरावती है, जो कि 25वें नंबर का आपका था। अब वो आपका कब किया गया था भाई, तो आपके किया गया था 2019 में। कब, 2019 में किया गया था 25वें नंबर का आंध्र प्रदेश का जो अमरावती है, ठीक है ना। तो भारत में आपके कितने हैं, 25 आपके हाई कोर्ट है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अगर बनना है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के अगर न्यायाधीश बनना है, तो हाई कोर्ट में कितने समय का आपको यहाँ पर न्यायाधीश होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 6 नंबर में, वो आपका भी हो जाएगा 5 वर्ष अगर आपने हाई कोर्ट में क्या किया है भाई, न्यायाधीश के पद में रहे हैं, न्यायाधीश के पद में रहे हैं। या तो आप हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक वकालत किए हों, या तो 10 वर्षों तक आपने वकालत किया हो, या तो 5 वर्षों तक आपको क्या करें, हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहे हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम साल के लिए उच्च न्यायालय का या 2 से अधिक ऐसे अदालतों का उत्परिवर्तन में वकील रहा हो। तो वकील की बात कर लिया है, तो वही जो हमने बताया 10 साल वकील होना आवश्यक है। 10 साल वकील रहा होगा तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। अगला दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा 1774 में यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में किया था, बाद में ये दिल्ली हो गया है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है। दोस्तों यहाँ पर रिटें आपको पढ़ाई गई हैं। रिटों में होता है उत्प्रेषण, मतलब कि एक ऐसी याचिका होती है उत्प्रेषण याचिका। इसके अंतर्गत न्यायालय या अवर न्यायालय हो या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किया गया कोई मामला है, तो उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश उत्प्रेषण के तहत होता है। आगे बढ़िए। कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 33+1, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। कितने, 33+1 34 आपके न्यायाधीश हैं समय में, है ना। तो इसका आंसर है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्त काल में जिले को कहा जाता था। गुप्त काल में जिले को कहा जाता था दोस्तों, ये जवाब देना है। तो गुप्त काल में जिले को विषय कहा जाता था। क्या बोला जाता था, विषय। ऑप्शन डी बनेगा। अगला है मौर्य शब्द विषपति का वर्तमान अर्थ क्या था। मौर्य काल शब्द विषयपति का वर्तमान अर्थ जो है दोस्तों, वो है आपका जिलाधिकारी। मतलब जो वर्तमान में हम लोग डीएम बोलते हैं, जिलाधिकारी होता है। तो मौर्य काल के समय में यही शब्द विषयपति कहा जाता था। आगे बढ़िएगा। मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों ये बताइएगा मूल संविधान में जिला शब्द का जो उल्लेख मिलता है वो आपके कौन से अनुच्छेद में। तो ये अनुच्छेद होता है 233। कौन होता है, 233 में किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने जिला स्तर पर नियामक एवं विकास कार्यों में पृथककरण की सिफारिश किया है। दोस्तों यहाँ पर 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये है आपके जेवी के राव समिति। जेवी के राव समिति ने
जिला स्तर पर नियामक एवं विकास कार्यों में पृथककरण की सिफारिश किया है? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे किसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? किसने यहाँ पर लिखा है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाए आपका एस खेरा। इनका आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग द्वारा जिला कलेक्टर का पद कब सृजित किया गया था? सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग द्वारा जिला कलेक्टर का पद कब सृजित किया गया था? दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा 1772 में। कब? 1772 में। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसने जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था? तो 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, बी नंबर। अगला है निम्नलिखित में से किसने जिला अधिकारी को संस्थागत करिश्मा कहा है? क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से किसने जिला अधिकारी को संस्थागत करिश्मा कहा है या कहा था? तो दोस्तों यहाँ पर 8 का ऑप्शन हो जाए आपका रजनी कोठारी। एक आयोग आया था, तो यहाँ पर जो आंसर आपका है रजनी कोठारी ने कहा था। अगला है निम्नलिखित में से कलेक्टर के कार्य दोस्तों पूछा गया है। तो एक कलेक्टर जो होता है जिले में जनगणना करवाना, स्थानीय सुशासन संस्थाओं की चुनाव करवाना, प्रोटोकॉल से संबंधित दायित्व पूरी करना मतलब ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर इनमें से सभी हो जाएगा राइट। अगला है जिला प्रशासन का मुखिया कौन होता है? जिला प्रशासन का मुखिया जो होता है दोस्तों वो होता है कौन सा? डीएम होता है, डीएम होता है ना। और जिला अधिकारी भारतीय प्रशासनिक अधिकारी जो होता है वो एक आईएएस होता है। इसका ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु जो होती है दोस्तों वो कितनी होती है? जल्दी बताइए, कमेंट करिए। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका जवाब करें 18 वर्ष होती है। बहुत अच्छे, ऐसा जवाब दोगे तो फिर क्या होगा भाई? ऐसे गलतियां करोगे तो फिर कैसे मजा आएगा? कह रहा है एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पर आंसर आ रहा है आपका 21 वर्ष, कुछ लोग कह रहे हैं 18 वर्ष होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या किया जाए? तो दोस्तों यहाँ पर 21 वर्ष इसका आंसर है राइट हो जाएगा कि एक व्यक्ति को अगर पंचायत का सदस्य बनना है तो दोस्तों याद रखिए 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए, तभी वो प्रधान वगैरह जिला पंचायत वगैरह इनके चुनाव लड़ सकता है। अगला है कि किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? टू का ऑप्शन दोस्तों याद रखिएगा नागालैंड में नहीं है। कहां पर है? नागालैंड में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। यहां पर जो आंसर आपका है वो आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला है कि भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से हैं? तो यहाँ पर आप कहेंगे राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? जिन्हें पंच कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो दोस्तों हमने लेखपाल की एग्जाम में ये चैप्टर पढ़ाया है आप लोगों को, है ना। लेखपाल की अगर आप लोगों ने हमसे तैयारी किया होगा 3 क्वेश्चन को तो बिल्कुल धुआं करो, क्योंकि ये जो चैप्टर था लेखपाल की एग्जाम में बहुत था, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाना था। तो दोस्तों यहाँ पर 7 से लेके यहाँ पर 17 इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। 7 से 17 सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर भी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए? दोस्तों 5 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर है। यहाँ पर 2 मीटिंग होना चाहिए 6-6 माह में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या जो आपकी है वो कितनी है? तो कुल संख्या पूछा गया है। तो दोस्तों 2021 तक कितनी? अक्टूबर 2021 तक जो आपका डाटा है वो आपका है 25, 55, 38। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये जो आपको डाटा बताया जा रहा है ये आपके अक्टूबर 2021 का डाटा आपको बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं? दोस्तों ग्राम पंचायत की बात कर रहा है, ग्राम पंचायत की बात करता है तो आपको बताना है 33%। कितने? 33% बताना है। ग्राम पंचायत की बात हो रही है, जिला पंचायत की बात नहीं हो रही है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका है आर्टिकल नंबर 244। आर्टिकल नंबर 244 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जो आपकी कह सकते हैं जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से संबंधित है आर्टिकल नंबर 244। आगे बढ़िएगा कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा किया है? 9 का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर है, बलवंत राय मेहता समिति, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी? तो संवैधानिक स्थिति दोस्तों ये थी आपके 73वां संविधान संशोधन, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 के तहत आपका
ये स्थिति मिली थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो 3 सोपान मतलब त्रिस्तरीय व्यवस्था, है ना। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। ये आपके है ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर होगा या ए नंबर होगा, माफ करिए ए नंबर होगा। कहाँ पर है ए नंबर, ये है आपका आंसर, ये बनेगा, डी नहीं बनेगा भाई, ए नंबर बनेगा, हम ध्यान नहीं दिए। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा आपसे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है, क्या पंचायती राज संस्था नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर पंचायती राज संस्था में देखिए ग्राम पंचायत है, यहाँ पर आपका ग्राम पंचायत के साथ ग्राम सभा हो गया, है ना। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत, लेकिन ग्राम सहकारी संस्था इनमें नहीं है। ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 2/3, है ना, 2/3 अगर है और हटाने से 15 दिन पूर्व क्या होता है कि एक बैठक की जाती है ना, और उस बैठक से सूचना दी जाती है। तो आपने यहाँ पर जैसे आपके राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, उनको हटाने के लिए 14 दिन पहले देना पड़ता है, लेकिन प्रधान के लिए क्या होता है 15 दिन एक बैठक होती, उसमें इसके माध्यम से सूचना देना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। दोस्तों यहाँ पर पंचायती राज प्रणाली, जो कि ऑप्शन यहाँ पर भी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस द्वारा घोषित किया गया था। तो पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो घोषित किया गया दोस्तों, ये आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। और ये 24 अप्रैल 2010 को घोषित किया गया था। पहला पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2010 को घोषित किया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को जिले में पेश किया गया था। तो दोस्तों ये पेश किया गया था आपके नागौर जिला में। जो आंसर आपका है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। राजस्थान के नागौर जिले में इस शुरुआत हुई थी। आगे बढ़िएगा, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद शीर्षक से एक परिच्छेद जोड़ा गया, जो कि अनुच्छेद 243 से 243 के प्रावधान को कवर करता है। तो दोस्तों ये है ऑप्शन सी पंचायत, ये पंचायत के बारे में इसमें ऑप्शन यहाँ पर सी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। यहाँ पर 18 का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पंचायती राज संस्थाएं, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के फर्स्ट के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया गया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि पंचायत की जो वित्तीय स्थिति की समीक्षा है, उसके लिए वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है, ये कब किया जाता है। तो आप कहेंगे हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर, जैसे ही सरकार बनती है वैसे एक नया वित्त आयोग बनाना पड़ता है। ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रति वर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को मनाया जाता है। यह दिन संविधान का 73वां संविधान संशोधन, जो कि आपका हुआ था 1992 के जारी होने का प्रतीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी जो आपका 24 अप्रैल को मनाते हैं, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है ये कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के खा के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है। दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी हो जाएगा ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली के लिए एक स्तर नहीं है। तो आपको पढ़ाया गया है यहाँ पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, लेकिन नगर परिषद ये आपका नहीं होता है। ऑप्शन डी बनेगा। अगला है ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर क्या होता है दोस्तों, ब्लॉक स्तर पर ये पंचायत समिति होती है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य इनमें से कौन हो जाएंगे। दोस्तों 24 नंबर का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकरण सभी वयस्क जो होते हैं। दोस्तों पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकरण जो सभी वयस्क होते हैं वो ग्राम सभा के सभी सदस्य कहलाते हैं। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो ग्राम सभा में दोस्तों कौन शामिल है, यहाँ पर दिया है गांव विशेष में रहने वाले सभी व्यक्ति नहीं, यहाँ पर है वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी दिया था। दोस्तों यहाँ पर अब दे दिया गया है पंचायती राज संस्थाओं में,
तो पंचायती राज संस्थाओं में दोस्तों कितना है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा क्या, यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर 50% हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि जब गांव की बात होती है ना, ग्राम सभा में, तब वहां पर 33 महिलाओं का आरक्षण है, लेकिन पंचायती राज की अगर बात करना है तो पंचायती राज संस्थाओं में यहाँ पर 50% इसका हो जाएगा। ये 2009 के अनुसार आपका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर भारत के संविधान की अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। दोस्तों ये अनुसूची है जिसमें से आप कह सकते हैं छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं। यहाँ पर 28 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। 5वीं अनुसूची में दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में है। जो छठी थी वो मात्र 4 राज्यों के बारे में था, लेकिन 5वीं में वो हर एक राज्य जहां पर आपके अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, उनके लिए है। तो दोनों में अंतर आपका है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया। किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया। दोस्तों यहाँ पर आपके बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ही पंचायती राज व्यवस्था आपकी बन पाई है, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच हैं। बताइएगा कि कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच है दोस्तों 30 नंबर में। तो 30 का ऑप्शन आपका छवि राजावत, नाम इनका क्या है, तो ये राजस्थान की सोडा गांव की हैं। कहाँ के, राजस्थान की सोडा गांव की हैं ये, और ये आपकी छवि राजावत इनका नाम है ना। और ये 2010 में सरपंच बनी थी, 2010 में ये आपकी सरपंच बनी थी। आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड इनमें से कौन सा है। भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड पूछा गया है। तो दोस्तों ये है आपका केरल, जो कि ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। केरल है ये भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत किया था। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, राजस्थान इसका आंसर बनेगा। अगला है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र है ना वाले कितने राज्य पंचायतों से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं। दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर यहाँ पर 10। मतलब कह सकते हैं कि एक रिपोर्ट आई थी, दिलीप सिंह भूरिया समिति की रिपोर्ट आई थी। तो उसमें कहा गया था कि जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में कुछ संशोधनों और अपवादों के साथ संविधान के पंचायतों में कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, ये आपके वर्तमान में 10 राज्य हैं जो कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आपके मौजूद हैं। 5वीं की बात हो रही है दोस्तों, छठी की बात नहीं हो रही है। छठी में सिर्फ और पूर्वोत्तर के 4 राज्य थे। छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के सिर्फ 4 राज्य थे, लेकिन 5वीं अनुसूची में ये आपके 10 राज्य हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति है। कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति है दोस्तों, आपके 29 विषय पर ही इनको कानून बनाने की शक्ति है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो विचार रखा था दोस्तों वो किसने रखा था। यहाँ पर 35 को ऑप्शन देना है, राइट आंसर में से क्या हो जाएगा, और इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको फ्री पीडीएफ भी मिलेंगी, फ्री वीडियो भी मिलेंगे, और कुछ पीडीएफ आपको पैसे से भी मिलेंगी। आप हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी जीके की पीडीएफ इस प्रकार से आपकी बनाई गई है, जहां पर आपका जो भी एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है उसको अच्छी तरीके से हाईलाइट भी किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से जो भी आपका पॉइंट पूछा जा सकता है या अभी तक पूछा गया है उसके बारे में पूरी तरीके से यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। वहीं पर जीके की पीडीएफ जो कि आपकी टॉपिक वाइज मिलेगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, हर एक चीज़ का आपका टॉपिक वाइज यहाँ पर आपका दिया गया है। कोई भी आपका यहाँ पर जो भी आपके मिशन है या आपके जो आंदोलन है बिल्कुल क्रम से यहाँ पर समझाया गया है। यहाँ पर साइंस हो या आपका कंप्यूटर हो, यहाँ पर बेहतर तरीके से ये पीडीएफ आपकी है, तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि पीडीएफ को डाउनलोड भी कर पाएंगे, प्रिंट भी निकलवा पाएंगे। यहाँ पर हिंदी का कंप्लीट कोर्स मात्र 99 रुपये में है, जो कि कंप्लीट थ्योरी है, और आपके यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर जीके में लगभग 5000 क्वेश्चन है, जिसमें से 200 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्यूटर के भी लगभग यहाँ पर होंगे, मात्र 99 रुपये में दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर यूपी जीके जो कि देख सकते हैं मात्र 49 रुपये में कंप्लीट थ्योरी होगी, और आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 700 से प्लस आपके
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यूपी जीके के होंगे। तो आप लोग हमारी पीडीएफ को ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दे दी गई है, क्लिक करके जुड़ सकते हैं और अपना इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं और इसके बाद इसके बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्जाम को और ही मजबूत बना सकते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री, भूगोल, संविधान, ऑल सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आप लोग दे सकते हैं कि हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, या यहाँ पर जीके का 10 प्रैक्टिस सेट, स्टैटिक जीके थ्योरी, ये सब कुछ जीके में आपको यहाँ पर दिया गया है मात्र 99 रुपये में। तो आप लोग हमारे ऐप से जरूर जुड़ जाइएगा।